आज के इस सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट कपुल्ड एम्पलीफायर। देखिए, इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में जब किसी एम्पलीफायर को हम लोग मल्टी स्टेज में कई स्टेज में जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने के लिए, उनकी कपलिंग करने के लिए कौन कौन से मेथड्स का हम लोग प्रयोग करते हैं। देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग दो मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं। एक आरसी कपुल्ड एम्पलीफायर, यानी जब एक एम्पलीफायर को दूसरे एम्पलीफायर से जोड़ा जाता है डबल स्टेज, या मान लीजिए तीन एम्पलीफायर हैं, तीनों एम्पलीफायर को हम लोगों को जोड़ के 3 स्टेज का एम्पलीफायर तैयार करना है, तो उसको जोड़ने में जब हम लोग उनके बीच में रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस का यूज करते हैं तो वो आरसी कपुल्ड हो गया। इसको डिस्कस कर चुके हैं। और यदि जब हम लोग दो स्टेज के बीच में ट्रांसफार्मर और कैपेसिटेंस का प्रयोग करते हैं तो उसको हम लोग ट्रांसफार्मर कपुल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट कपुल्ड एम्पलीफायर। एक यहाँ पे एलसी कपुल्ड एम्पलीफायर है। एलसी मतलब यहाँ पे इंडक्टेंस और यहाँ पे कैपेसिटेंस लगा के जोड़ा जाता है उसमें, तो इसलिए वहां पे ये एलसी कपुल्ड। अब ये जो एलसी कपुल्ड एम्पलीफायर है, इसमें जो इंडक्टेंस जोड़ा जाता है ये उतना पॉपुलर मेथड नहीं है, इसीलिए इसको हम लोग कुछ खास डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादातर जगहों पे इसका कोई एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, इसके कई प्रकार के इस सर्किट के डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज हम लोग मेनली ये डायरेक्ट कपुल्ड एम्पलीफायर डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि देखिए, हम लोग ये सिंगल स्टेज एम्पलीफायर डिस्कस कर चुके हैं और मल्टी स्टेज तो खैर डिस्कस कर ही रहे हैं। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर बनाने में ही इन मेथड्स का प्रयोग किया जाता है ना, कपलिंग में, तब जाके ये मल्टी स्टेज एम्पलीफायर तैयार होता है। ठीक, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आज डायरेक्ट कपुल्ड एम्पलीफायर। तो डायरेक्ट कपुल्ड एम्पलीफायर का मतलब ये हुआ कि जो दो अगर मान लीजिए, मैं यहाँ पे देखिए 2 स्टेज का मैं सर्किट बनाया हूँ, ये हो गया। यहाँ पे मान लीजिए बीच में से मैं अलग कर देता हूँ, तो ये पहला स्टेज का एम्पलीफायर हो गया, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ये दूसरा स्टेज का। अब दोनों को हमें जोड़ना है, डबल स्टेज तैयार करना है, तो इनको डायरेक्ट कपुल कर दिया जाएगा। समझ में आना, इसको डायरेक्ट जो पहले स्टेज का जो आउटपुट है, देखिए पहले स्टेज में यहां से हम लोग इनपुट दे रहे हैं यहां बेस पर। अब यहां पे जो आउटपुट निकल के आया कलेक्टर पर ट्रांजिस्टर के, तो इसके आउटपुट को हम लोग सीधे डायरेक्ट जोड़ देंगे सेकेंड स्टेज के ट्रांजिस्टर के बेस से। यानी फर्स्ट स्टेज का आउटपुट सेकेंड स्टेज के लिए इनपुट का काम करेगा और उसको डायरेक्ट जोड़ दिया गया है बिना किसी रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस या ट्रांसफार्मर का बीच में यूज किए हुए। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट कपुल। अब ये पहले स्टेज का जो इनपुट है, अब इसको ये अगेन एम्पलीफाई करेगा और ये जो फाइनल आउटपुट हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये फाइनल आउटपुट। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे डायरेक्ट कपुल जो है, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों, इसका क्या फायदा होगा। तो देखिए, जब कभी हम लोग इनके बीच में, जैसे आरसी कपुल्ड में यहाँ पे हम लोग रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस लगाएंगे, ट्रांसफार्मर कपुल्ड में यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगाएंगे, तो ऐसा उसमें समस्या ये होती है कि आरसी कपुल्ड में रेजिस्टेंस हो गया या ट्रांसफार्मर कपुल्ड में ट्रांसफार्मर हो गया, तो इनका इंपीडेंस बहुत हाई होने के कारण जो लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं उनका एम्पलीफिकेशन पिछले दोनों कपलिंग में नहीं हो पाता है। यानी आरसी कपुल्ड और ट्रांसफार्मर कपुल्ड में जो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं उनका एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें इनको हटाना है। अब रेजिस्टेंस और ट्रांसफार्मर हटा के अगर डायरेक्ट जोड़ देंगे तो अब ये जो डायरेक्ट कपुल्ड एम्पलीफायर का आपको सर्किट मिल रहा है, ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई करता है। यहां तक कि ये डीसी सिग्नल आप लोग जानते हैं, उसका फ्रीक्वेंसी लगभग 0 होता है, उसको भी एम्पलीफाई करने के लिए डायरेक्ट कपुल्ड एम्पलीफायर का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये सब तो हम लोग एप्लीकेशन वाले पार्ट में देखेंगे। यही आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि डायरेक्ट कपुल्ड एम्पलीफायर है, उसका प्रयोग कहां पे किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, यहां तक कि डीसी सिग्नल को भी एम्पलीफाई करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। समझ में आया ना। तो ये है डायरेक्ट कपुल्ड एम्पलीफायर का सर्किट आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर होंगे, पीछे के सारे आप हमारे अगर लेक्चर देखे होंगे आरसी कपुल्ड या ट्रांसफार्मर कपुल्ड या कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, तो इस प्रकार के सर्किट को मैं बार बार बताया हूं। ठीक है, अब एक बार यहां भी बता देता हूं जल्दी से। देखिए, ये इनपुट है, मान लीजिए ये इनपुट सिग्नल का आपका वेव फ्रंट है, ये इनपुट सिग्नल आपने बेस से जोड़ दिया। अब यहाँ पे R1 R2 लगाया हुआ है, इसका मतलब इसमें कौन सी बायसिंग की गई है, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग की गई है, जिसे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग भी कहते हैं।
वो क्या करेगा, यहाँ से जो बैटरी VCC है उसके वोल्टेज को दो भागों में बांट के इसके इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर देगा और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस कर देगा, जिससे ये ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर की तरह काम करने लगेगा। यानी यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस R1 R2 है ये पोटेंशियल डिवाइडर का काम करते हैं, समझ में। जैसे ये 12 वोल्ट का बैटरी है ना, तो इस 12 वोल्ट के पोटेंशियल को इस प्रकार से डिवाइड करेगा कि ऑटोमेटिक इसका बेस इमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस चला जाएगा और कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस चला जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि ये जैसे ही ये बायसिंग कंडीशन पूरा हो जाएगा, ये ट्रांजिस्टर है जो एम्पलीफायर काम करने लगेगा, ये इस इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा और एम्पलीफाइड सिग्नल यहाँ इसके कलेक्टर पे आउटपुट के रूप में दिखाई देगा। तो ये थोड़ा सा एम्पलीफाई हो गया, मतलब इसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया इसके तुलना में, इनपुट के तुलना में इसका बढ़ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि ये और एम्पलीफाई हो जाए, इतने से मेरा काम नहीं चलेगा। तो हम लोग इसके आउटपुट के फर्स्ट स्टेज के आउटपुट को एक और सेकेंड स्टेज लगा के इसके बेस से जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट स्टेज का जो आउटपुट है ये सेकंड के लिए इनपुट का काम करने लगेगा। तो ये इनपुट सिग्नल अगेन इस सेकंड स्टेज के ट्रांजिस्टर में जाएगा और अगेन इसकी भी बायसिंग उसी प्रकार होगी, इसी बैटरी से होगी। अब ये सिग्नल फाइनली यहाँ से एम्पलीफाई होकर एक अंतिम आउटपुट यहाँ पे हमें मिलेगा जो कि एम्पलीफाइड सिग्नल होगा, माने इसका जो एम्पलीट्यूड है वो काफी बढ़ जाएगा, तभी तो ये सिग्नल एम्पलीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वीक सिग्नल इस प्रकार से क्या हो गया, एम्पलीफाई हो गया। तो ये इस प्रकार से ये सर्किट पूरा काम करता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का, ठीक है। अब हम लोग इसका नोट सेगमेंट देख लेते हैं। डायरेक्ट कपलिंग इज यूज टू एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अगर 10 हर्ट्ज से कम का फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो तो उसके एम्पलीफिकेशन में ये काफी हेल्पफुल होता है, बिकॉज इन अदर टाइप ऑफ कपलिंग कैपेसिटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स ऑफर हाई इंपीडेंस एट लो फ्रीक्वेंसी। यही तो मैंने बताया कि RC कपुल्ड ट्रांसफार्मर कपुल्ड लो फ्रीक्वेंसी पे हाई इंपीडेंस ऑफर करते हैं, जिससे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल उन बाकी के कपलिंग में, बाकी के मेथड में अच्छे से एम्पलीफाई नहीं हो पाता। इसीलिए डायरेक्ट कपलिंग का प्रयोग किया जाता है लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने में। अब इसका एडवांटेज क्या है, इट इज वेरी यूजफुल फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। बाकी इट इज यूज्ड एज ए DC सिग्नल एम्पलीफायर। देखिए वैसे बाकी के केसेस में DC का एम्पलीफिकेशन नहीं होता है, लेकिन चूंकि डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर जो है वो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने में सक्षम होता है, इसीलिए इससे DC को भी एम्पलीफाई किया जाता है। देखिए एक आइडियल जो DC सिग्नल होता है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये DC सिग्नल को भी एम्पलीफाई करने में कामयाब रहता है। द सर्किट अरेंजमेंट इज वेरी सिंपल एंड हैज लो कॉस्ट। अब किसी भी प्रकार का आप रेजिस्टेंस, ट्रांसफार्मर, कैपेसिटेंस का यूज ही नहीं कर रहे हैं तो सर्किट तो बिल्कुल सिंपल और लो कॉस्ट का तो हो ही जाएगा। अब डिसएडवांटेज इसका कुछ देख लेते हैं। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द एम्पलीफिकेशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि भाई हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम लोग डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर में नहीं एम्पलीफाई कर पाएंगे, ये एक प्रॉब्लम होता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को फिर RC कपल्ड या फिर ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर से एम्पलीफाई करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, द DC वोल्टेज रीचेस द बेस ऑफ द सेकेंड ट्रांजिस्टर एंड मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट अनस्टेबल। हाँ, एक बहुत बड़ी इसमें समस्या होती है। अब आप देख पा रहे होंगे कि फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज के बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं लगा है। तो प्रॉब्लम ये होती है कि ये फर्स्ट स्टेज की जो बाइसिंग इस बैटरी से की गई है तो इसका DC वोल्टेज इस सेकेंड स्टेज के बाइसिंग में घुस जाता है और इसके बाइसिंग को डिस्टर्ब कर सकता है, जिससे Q पॉइंट या ऑपरेटिंग पॉइंट अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं पोटेंशियल डिवाइडर बाइसिंग में या RC कपल्ड या ट्रांसफार्मर कपल्ड में हम लोग एक स्टेज से दूसरे स्टेज के बाइसिंग को ब्लॉक करने के लिए कैपेसिटेंस का यूज करते हैं, ठीक है। कैपेसिटेंस का यूज करने के कारण इसका DC इधर हो जाता है, इसका DC इधर हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटेंस DC को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता है, केवल AC को गुजरने देता है। तो AC सिग्नल तो पार होकर सेकंड स्टेज में चला जाता है, लेकिन DC नहीं जा पाता है, दोनों का DC सेपरेट हो जाता है, जिससे बाइसिंग डिस्टर्ब नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक ये रिस्क रहता है, क्योंकि दोनों स्टेज डायरेक्ट कपल हैं तो एक दूसरे के बाइसिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसा रिस्क इसमें होता है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन है इट इज यूज्ड टू एम्पलीफाई द सिग्नल ऑफ लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये तो मैं बता ही दिया हूँ। लो मैग्नेटाइज एग्जांपल जैसे लाउड स्पीकर, जो हेडफोन वाले लाउड स्पीकर तो इसमें तो लाउड स्पीकर में तो खैर RC कपल्ड एम्पलीफायर भी यूज होता है। अगर लो फ्रीक्वेंसी का लाउड स्पीकर है तो उसमें फिर ये डायरेक्ट कपल्ड होगा। हेडफोन होता है उसमें भी DC रिले, थर्मोकपल्स जो टेम्परेचर सेंसर्स में यूज होते हैं, टेम्परेचर मेजरमेंट में जो सेंसर्स यूज होते हैं उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन, इट इज यूज्ड इन कंट्रोल सर्किट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पावर सप्लाई।
नेक्स्ट है इट इज यूज्ड इन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। तो याद रखिएगा डिफरेंशियल एम्पलीफायर में डायरेक्ट कपल एम्पलीफायर यूज होता है। इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर, इन सभी में डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं। इट इज यूज्ड इन कंप्यूटर सर्किट्स ऑल्सो, ठीक है। तो कंप्यूटर सर्किट्स में भी इनका यूज किया जाता है, क्योंकि कंप्यूटर सर्किट्स और ये जो बाकी सब चीजें बताई जा रही हैं उसमें लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जहां जहां लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एम्पलीफाई करने की जरूरत पड़ेगी वहां हम लोग डायरेक्ट कपलिंग का यूज करेंगे, डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, ठीक। तो ये एक छोटा सा वीडियो था डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में। आई होप आपको पसंद आया होगा। बीएससी 4th सेमेस्टर से संबंधित ये टॉपिक है, ठीक है। बीएससी 4th सेमेस्टर फिजिक्स का जो आपका पेपर होता है मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे देख लीजिए एक बार, ये है पर्सपेक्टिव ऑफ मॉडर्न फिजिक्स एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मॉडर्न फिजिक्स के 4 यूनिट ये तो हैं ही, इसको तो हम लोग अलग से कर ही रहे हैं। आज हम लोग मेनली बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो यूनिट नंबर 6 है एम्पलीफायर, इसमें का टॉपिक हम लोग कवर किए हैं, क्योंकि यूनिट नंबर 5 ट्रांजिस्टर बेसिंग तो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं, ठीक। धीरे धीरे सारे यूनिट कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो यूनिट नंबर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का 6 है, यहाँ पे ये डायरेक्ट कपलिंग है ना, ये डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर, इसी को आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।